हे गाइस, वेलकम बैक टू टॉरक एजुकेशन हब, क्रिएटिंग पैशन टू लर्न। आप सबको पता है कि कल जेके बैंक पीओ प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो गया और जितने भी बच्चों ने वो क्वालिफाई किया है उनके लिए मैं दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। और रेस यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, अभी मेंस भी देना है, उसके बाद फिर जीडी या जो भी इंटरव्यू जो भी होगा वो बाद में देख लेंगे। लेकिन पहले हमें अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, मेंस है। तो हम उस स्टेप के लिए आज से तैयारी स्टार्ट करेंगे। हमने चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो या चाहे इंग्लिश हो, जिन्होंने भी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो ये माना जाएगा कि मैं ये मान के चलूँगा कि उन सब का क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश टू सम एक्सटेंट मतलब ठीक ठाक तैयारी उसमें है। अब जो रह जाता है हमारा दैट इज़ जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर। वो हम इन 15 दिनों में मतलब इन दो सेक्शंस पे ज़्यादा जोर देंगे और साथ ही साथ क्वांट और रीजनिंग के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद जनरल अवेयरनेस। मैंने जैसे कि यहाँ पे लिख के रखा है जेके बैंक जनरल अवेयरनेस। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम क्या है। पहले इंडियन बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि बैंक क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय बैंक? बैंक इज एन अथॉरिटी विच डील्स विद बोरोइंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, जो बोरो भी करती है और जो लैंड भी करती है। ठीक है, ये एक बिजनेस है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बोरोइंग और लैंडिंग में ही अपना प्रॉफिट कमाती है। ठीक है, सो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच बोरोज फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। ओके, अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बैंक की क्या डेफिनेशन दी गई है? अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। ओके, एक लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, लॉफुल क्यों? क्योंकि बैंक को भी अकॉर्डिंग टू लॉज ही चलना होता है। बैंक अपनी मर्जी से कोई भी कदम नहीं उठा सकती। बैंक हैज़ टू फॉलो सम सर्टेन लॉज। और कौन से लॉज वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद बैंक हमने देखा, इट्स बोरोइंग फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, इट डील्स विद बोरोइंग एंड लैंडिंग। तो अकॉर्डिंग टू बीआर एक्ट बैंक की क्या डेफिनेशन है? अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स एंड ग्रांट्स लोन्स टू इट्स कस्टमर्स। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ बैंक्स, इट कम्स अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। आप याद रखिए कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बैंक्स कम्स अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। और जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं एक बैंक की, वो किसके अंडर गवर्न की जाएंगी? आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 को फॉलो करते हुए एक बैंक अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ कर सकता है। ठीक है, हमने बोला बैंक इज़ अ लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स। ये जो डिपॉजिट्स हैं ये किस किस किस्म में या ये किस किस टाइप में एक्सेप्ट होंगी? पहला वाला टाइप सेविंग्स अकाउंट, हम एक सेविंग्स अकाउंट खोल सकते हैं। या दूसरा वाला अकाउंट करंट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट। ठीक है ना, 4 टाइप के डिपॉजिट्स, 4 टाइप के अकाउंट्स हम खोल सकते हैं एक बैंक में। फर्स्ट इज सेविंग अकाउंट, सेकंड इज करंट अकाउंट, थर्ड इज रिकरिंग अकाउंट एंड फोर्थ इज फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, जिनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कासा एंड राफा। का मतलब करंट अकाउंट, सा मतलब सेविंग अकाउंट, रा मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, फा मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ओके, चलिए आगे। अब जो मैंने बोला पहले 2 टाइप्स कौन से? करंट और सेविंग या सेविंग और करंट, उनमें क्या फ़र्क है? देखिए, हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं फॉर पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं। अपना डिपॉजिट अगर हमें बैंक के अंदर जमा करवाना है तो हम वो सेविंग्स अकाउंट के अंदर जमा करवा सकते हैं और इसमें हमें कुछ फिक्स इंटरेस्ट भी मिलेगा। अगर हम अपने पैसे बैंक में रख रहे हैं तो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें कुछ इंटरेस्ट मिलेगा हमारे पैसों पे। ठीक है, उसके बाद नो ओवरड्राफ्ट, मतलब जितने पैसे हमारे बैंक में हैं हम उतने ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे हम नहीं निकाल सकते। लिमिटेड ट्रांजैक्शंस, लिमिटेड ट्रांजैक्शंस मतलब
हम एक दिन में या एक महीने में एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, या आपको पता ही होगा कि एटीएम से हम 20,000, 30,000, 40,000 निकाल सकते हैं एक दिन में, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम बात करें करंट अकाउंट्स की, तो सबसे पहले देख लीजिए, करंट अकाउंट्स हम खोलते हैं फॉर बिजनेस पर्पस। अगर हमें बिज़नेस करना है, हम अपना बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं, तो हमें एक करंट अकाउंट खोलना पड़ेगा। उस पर हमें कोई भी इंटरेस्ट बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट इज़ अलाउड। लेकिन हमें उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। ओवरड्राफ्ट मतलब जब हम बिज़नेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमेशा पैसे ज़्यादा ही अवेलेबल होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा पैसों की नीड होती है, तब हम क्या करते हैं, हम इस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का यूज़ करते हैं। हमारे पास समझो अगर बैंक में 50,000 हैं और हमें 2 लाख चाहिए या 1.5 लाख चाहिए या 1 लाख चाहिए, तो हम वो बैंक से निकाल सकते हैं। उसी को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपको बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी बैलेंस से ज़्यादा अमाउंट निकाल पाओ, ठीक है। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शंस। देखिए, हालांकि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो बैंक ने हमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है। जितनी आप ट्रांजैक्शंस चाहें उतनी आप एक दिन में कर लो, जितना आप अमाउंट चाहो उतना आप एक दिन में निकाल दो, ठीक है। ओके, तो हमने देखा कासा। कासा को हमने बोला कि करंट और सेविंग अकाउंट, इनको हम कह सकते हैं दूसरा नाम डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या डिमांड लाइबिलिटीज़, ठीक है। क्यों वाइज कासा लाइबिलिटी? क्योंकि हमारे पास कभी भी कस्टमर आ सकता है, बैंक के पास कभी भी कस्टमर आ सकता है। अगर उसके पास 1 लाख रुपये है बैंक में जमा, तो वो कभी भी आ सकता है वो 1 लाख रुपये निकालने के लिए। तो बैंक के लिए ये डिमांड डिपॉजिट हो गया या डिमांड लाइबिलिटी हो गया। बैंक के पास पैसे हो या ना हो, उसको अगर उसके पास अगर कस्टमर आया, उसको वो पैसे उसको अरेंज करके देने हैं, ठीक है। तो इसलिए ये लाइबिलिटीज़ हैं। एंड सेम टाइम डिमांड लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब जब आपको डिमांड हो जाए पैसों की, आपको वो पूरी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो कल आ जाओ, कल ले जाओ। नो, कस्टमर कैन डिमांड दिस एसेट एनी टाइम। कस्टमर कैन डिमांड हिज एसेट्स एनी टाइम। वो कभी भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, किसी भी ब्रांच में जा सकता है उसके पैसे लेने के लिए। ओके, इसके बाद हमने देखा फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है, सबसे पहले लार्ज अमाउंट, हम एक लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं बैंक में। इसमें हमें रिलेटिवली मोर इंटरेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अमाउंट एट अ टाइम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो हमें उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना चाहिए और मिलता भी है। मिनिमम आप एक फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ से। मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, जितने पैसे आपके पास हैं आप जाके बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलिए, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। नो लिमिट फॉर मैक्सिमम। मिनिमम आप 7 दिन के लिए खोल सकते हैं एक फिक्स्ड डिपॉजिट। मैक्सिमम टाइम 10 ईयर्स, 10 साल तक आप इन पैसों पे अच्छा खासा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। 10 साल के बाद नहीं, तब वो डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर एक नया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। अब सेम टाइम अगर हम देखें रिकरिंग डिपॉजिट, इसमें आप मंथली डिपॉजिट्स करते हैं, एक छोटे छोटे अमाउंट्स, लेस अमाउंट्स आप डिपॉजिट करेंगे, बट मंथली बेसिस पे हर महीने 100 रुपये, 200 रुपये, 500, 1000, 2000 आप हर महीने डिपॉजिट करते जाएंगे और उसको हम बोलेंगे रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। लेस इंटरेस्ट दैन फिक्स्ड डिपॉजिट, इसमें भी आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट से कम मिलेगा। हालांकि सेविंग से ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड से कम मिलेगा। ओके, मिनिमम आप 100 रुपये पर मंथ लगा सकते हैं एक रिकरिंग डिपॉजिट में, और मैक्सिमम नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितने पैसे हैं उतने लगा दीजिए पर मंथ। मिनिमम टाइम अगर हम देखें तो 6 मंथ्स तक आप मिनिमम एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, और मैक्सिमम सेम इसका 10 ईयर्स, जैसे कि यहाँ पे था 10 ईयर्स, सेम यहाँ पे भी 10 ईयर्स। ओके, चलिए आगे। राफा जैसे कि हमने अभी देखा, कासा क्या था, वो डिमांड लायबिलिटीज़ या डिमांड डिपॉजिट्स है ना। हमने ऊपर देखा कि डिमांड डिपॉजिट या डिमांड लायबिलिटीज़, बैंक के पास जब भी कस्टमर आए उसको वो उसकी नीड पूरी कर देनी है। लेकिन राफा में कुछ अलग सीन है। क्या सीन है? इसको हम कहते हैं टाइम या टर्म लायबिलिटीज़, या हम बोलेंगे टाइम या टर्म डिपॉजिट्स। क्योंकि वाई टाइम या टर्म डिपॉजिट्स? देखिए, जैसे कि हमने बोला
अगर आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट खाता आपने खोल दिया और हमने बोला कि 7 दिन मिनिमम टाइम, 7 दिन से पहले आप नहीं जा सकते। मतलब बैंक के पास 7 दिन का टाइम एटलीस्ट है कि वो आपके पैसे यूज़ करें 7 दिन कहीं पे भी जाके, है ना। लेकिन 7 दिन के बाद वो पैसे मांगने आ सकता है, इसलिए हम बोलेंगे इसको टाइम लायबिलिटीज़। सेम टाइम अगर हम देखें, एट द सेम टाइम अगर हम देखें रेकरिंग डिपॉजिट, उसमें मिनिमम टाइम था 6 मंथ्स, तो इसलिए हमने इसको बोला टाइम डिपॉजिट्स या टर्म डिपॉजिट्स। देखिए सेविंग्स अकाउंट में उसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम टाइम नहीं है। अगर आपने आज अकाउंट खोला, आप कल जाके वो पैसे वापस ले सकते हैं, या अगर आपने 1 बजे अकाउंट खोला, 1:01 पे आप वो पैसे वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा अलाउड नहीं है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टाइम या टर्म लायबिलिटीज़। ओके, अब ये जो हमने कासा और राफा देखा, इनको हम और नाम से भी जानते हैं, NDTL नाम से, टीएल की नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज़। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ या टर्म लायबिलिटीज़, तो आपको समझ जाना है कि ये कासा और राफा की बात हो रही है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ या नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटीज़। ओके, मतलब कि कासा और राफा की बात हो रही है। चलिए आगे। इससे पहले हमने देखा कि हमने अकाउंट्स खोले, चाहे करंट, चाहे सेविंग, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट या चाहे रिकरिंग डिपॉजिट, उसमें हमने क्या किया, हमने बैंक को बोरो कर दिए, हमने अपने पैसे बैंक को दे दिए। अब बैंक क्या करेगा उन पैसों का, सजा के तो नहीं रखेगा ना लॉकर्स में, नहीं, फिर सजा के रखेगी तो पैसे कैसे कमाएंगे बैंक, उनको भी पैसे कमाने, उनको भी अपने एम्प्लॉयज़ चलाने हैं, तो वो क्या करेंगे, वो वही पैसे उठा के जो हमारा सरप्लस अमाउंट था, जो हमने बैंक में डिपॉजिट किया इन द फॉर्म ऑफ सम अकाउंट्स, तो हम और वो बैंक ने हमसे बोरो किए और हमें उस पर कितना इंटरेस्ट दिया बैंक ने, 6% इंटरेस्ट पे बैंक हमसे बोरो करता है। और सेम पैसे जब बैंक लोन की फॉर्म में और आगे देता है बाकी लोगों को जिनको नीड है, उनसे वो 12 to 18% इंटरेस्ट कमाती है, उनसे वो 12-18% डिमांड करती है। ठीक है, तो हम बैंक ने हमसे पैसे बोरो किए 4 to 6% इंटरेस्ट पे और लैंड किए हमारे ही पैसे बाकी लोगों को जिनको नीड थी, और उनसे 12 to 18% पैसे कमाए, 12 to 18% इंटरेस्ट कमाया। और जो वो बीच का गैप है 4 to 6 से लेके 12 to 18% का जो गैप है, वही बैंक का प्रॉफिट बन जाता है और उसी प्रॉफिट से बैंक अपना डे टू डे खर्चा निकालती है। ओके।